नमस्कार स्टूडेंट्स। जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो नई शिक्षा नीति 1986 से संबंधित था और इसका हमने पहले इसके खंडों के बारे में जाना था, इसकी रूपरेखा के बारे में जाना था और इसके कुल कितने खंड थे वो हमने लास्ट जो लेसन लिया था उसमें पूरा बताया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो नई शिक्षा नीति 1986 वाली थी, उसके द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण जो कदम थे उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो हमने कौन कौन से जो महत्वपूर्ण कदम इसके द्वारा उठाए गए थे उनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो उनको टॉपिक वाइज पढ़ लेते हैं। जो सबसे पहले जो रूपरेखा तैयार की गई थी वो 10+2+3 की रूपरेखा तैयार की गई थी। ठीक है। तो आज की जो वर्तमान शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति 2020 जो लागू हुई है, इस रूपरेखा को उसमें क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। और आज की जो रूपरेखा है वो कौन सी है, 5+3+3+4। लेकिन उस समय की चूँकि हम 1986 की शिक्षा नीति पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पर जो फॉर्मूला रखा गया था एजुकेशन, जो स्कूल शिक्षा का, वो रखा गया था 10+2+3 का। इसमें देखिए, केंद्रीय सरकार ने भारतीय शिक्षा पर समग्र रूप से विचार करने तथा विभिन्न स्तरों पर प्रसार व उन्नयन का सुझाव देते हुए जो हमारा 1964 का जो कोठारी कमीशन था उसकी नियुक्ति की गई थी। इस नियुक्ति आयोग ने पूरे देश में समान शिक्षा संरचना रखने के लिए 10+2+3 प्रस्तावित की। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा 5+3+2, जो हमारी प्रथम जो 10 वर्ष की थी वो क्या 3 भागों में बांटी गई थी, 5+3+2, अर्थात 5 प्रारंभिक शिक्षा, अपर प्राइमरी, उसके बाद माध्यमिक। तथा इसे पूरे देश में आधारभूत पाठ्यचर्या लागू करने पर बल दिया गया तथा +2 को 2 वर्गों में विभाजित किया गया, सामान्य तथा व्यावसायिक। अब ये 2+2 था, इसे 2 वर्गों में विभाजित किया गया, व्यावसायिक के आधार पर भी किया गया और इसे सामान्य शिक्षा के आधार पर भी विभाजित किया गया। +3 जो हमारी +3 थी, इसे कॉलेज शिक्षा से जोड़ा गया। प्रथम 2 वर्षों में छात्रों को उनके द्वारा चुने गए विषयों में विशेष ज्ञान कराया जाएगा तथा तीसरे वर्ष में उन्हें संपूर्ण शिक्षा दी जाएगी। अब इसमें देखिए, संपूर्ण देश में नई शिक्षा संरचना 10+2+3 को लागू करने के मुख्य जो उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों को हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। जो इसे प्राप्त करने के जो उद्देश्य थे, पहला तो इसमें था कि संपूर्ण देश में शिक्षा का जो स्तर है उसमें समानता लाना, जिससे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश पा सकें। दूसरा है प्रथम 10 वर्ष आधारभूत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या द्वारा सामाजिक एकता, राजनीतिक एकता तथा राष्ट्रीय एकता का इसमें विकास किया जा सके। प्रथम 10 वर्षीय आधारभूत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या द्वारा बच्चों को क्षेत्र विशेष का ही नहीं बल्कि राष्ट्र का नागरिक बनाया जाना चाहिए। अब इसके बाद प्रथम 10 वर्षीय आधारभूत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या द्वारा बच्चों के मानवीय तथा वैज्ञानिक दोनों ही पक्षों का विकास किया जाना आवश्यक है, जिससे वे एक ओर संस्कृति का संरक्षण हो सके तथा दूसरी ओर उनका देश में आधुनिकीकरण किया जा सके। इसके बाद प्रथम 10 वर्षीय आधारभूत पाठ्यचर्या द्वारा बच्चों में श्रम के प्रति निष्ठा उत्पन्न करना, अर्थात जिस व्यवसाय को हम कर रहे हैं
जिस व्यवसाय से संबंधित बच्चे को हम प्रशिक्षित कर रहे हैं उस व्यवसाय के प्रति बच्चे में लगन पैदा करना, उसके प्रति निष्ठा पैदा करना इसका उद्देश्य था। इसके बाद +3 जो कॉलेज शिक्षा थी, राष्ट्रीय +3 की विशिष्ट शिक्षा द्वारा राष्ट्र के लिए विशेषज्ञ तैयार करना, जिससे राष्ट्र को विशिष्ट मानव संसाधन की पूर्ति हो तथा इसका बहुमुखी विकास हो सके। अब देखिए, जो हमारा जो ये पैटर्न लागू हुआ था 1986 की शिक्षा नीति में 10+2+3, इस संरचना के जो गुण हमें दिखाई देते हैं वो कौन कौन से गुण दिखाई दिए, इनको लिखिए। अब देखिए, देश की वर्तमान से स्थिति तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों के सामने रखकर निश्चित की गई थी। इसके हम गुणों को निम्न रूप से देख सकते हैं। सबसे पहला गुण तो इसमें यह दिखाई देता है हमें कि 10 वर्षीय शिक्षा की आधारभूत पाठ्यचर्या को लागू करने में पूरे देश की प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा का स्तर समान होना। अर्थात इन्होंने जो प्रथम 10 वर्ष की जो शिक्षा नीति तैयार की थी 5+3+2, अर्थात प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, ये पूरे देश में समान रूप से इन्होंने लागू करने की सिफारिश की थी। अर्थात इसको समानता के आधार पर अगर देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रही है। इस आधारभूत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को लागू करने से सामाजिक समानता व राष्ट्रीय एकता का विकास सुनिश्चित होगा। जब हमारी शिक्षा की नीति एक समान होगी पूरे देश में तो उसमें हमारे देश में समानता की भावना पैदा होगी और राष्ट्रीय एकता की भावना भी पैदा होगी। इसके बाद मानवीय एवं वैज्ञानिक विषयों को समान महत्व देने से संस्कृति का संरक्षण एवं देश का आधुनिकीकरण संभव होगा। इसके बाद +2 पर बहुसंख्यक सामान्य छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा की ओर मोड़ देने से उच्च शिक्षा कौन सी +3 में प्रवेश का दबाव कम होना तथा मेधावी व योग्य छात्रों को प्रवेश मिलने से शिक्षा का स्तर उच्च होना। इसके बाद शिक्षित बेरोजगारी की समस्या का हल होना व सभी व अपनी योग्यता व क्षमता अनुसार व्यवसाय का प्राप्त होना। अर्थात उनकी जो क्षमता है उस क्षमता के अनुसार वो अपने व्यवसाय को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, इसके जो दोष हैं वो दोष कौन कौन से हैं। इसमें प्रमुख रूप से उन दोष भी निकल के सामने आए हैं। उन दोषों को हम निम्न रूप से देख सकते हैं। जैसे सबसे पहला है कि इस शिक्षा संरचना में प्रथम जो 10 वर्ष की शिक्षा को समान, अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव किया गया, जबकि हमारे देश में अभी तक प्रथम 8 वर्षीय शिक्षा ही समान, अनिवार्य एवं निःशुल्क नहीं की जा सकी है। ये तो रहा पहला दोष, क्योंकि इस शिक्षा नीति के अनुसार जो 10वीं क्लास तक अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा नीति की सिफारिश की गई है, लेकिन अगर हम वर्तमान परिस्थितियों की देखें तो हमारे भारत देश में प्राथमिक शिक्षा को ही अनिवार्य निःशुल्क करने का जो प्रयास रहा है वो ही काफ़ी हद तक सफल अभी तक नहीं हो पाया है। अगर दूसरी प्रकार के हम देखें दोस्त को तो NCERT द्वारा प्रस्तावित यह 10 वर्षीय आधारभूत पाठ्यक्रम अति विस्तृत होने से सामान्य बुद्धि व क्षमता के छात्र इसे पूरा नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो पाठ्यक्रम है वो कैसा है, अधिक विस्तृत है, जिससे सामान्य बुद्धि वाले छात्र भी पूरा नहीं कर पाते हैं। इसके बाद इन समाज उत्पादक कार्यों हेतु व कार्यानुभव व कार्य शिक्षा हेतु कच्चे माल व प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था किया जाना संभव नहीं प्रतीत होता।
और इसके बाद +2 स्तर पर पाठ्यक्रम को सैद्धांतिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में विभाजित करने पर भी अच्छे परिणाम नहीं मिले, क्योंकि इसके कई कारण हैं। सबसे पहला, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का उचित न होना, और विद्यालयों में आवश्यक प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं, प्रशिक्षित शिक्षकों का न होना, तथा प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु व्यावसायिक व औद्योगिक केंद्रों का उपलब्ध न होना आदि इन समस्याओं के कारण भी सैद्धांतिक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम को हम पूर्ण रूप से धरातल पर नहीं ला सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से संबंधित जो एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था, वो था 10+2+3 की शिक्षा संरचना। उसको हमने विस्तार से पढ़ा है। अतः इस विस्तार के रूप में निष्कर्ष के रूप में हम बोल सकते हैं कि 10+2 पर जिस व्यावसायीकरण का प्रयोग किया गया है वह अधिकतर विफल रहा है। अतः अच्छा होगा कि अगर हम +2 पर व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था सामान्य विद्यालयों में करने के स्थान पर पॉलिटेक्निक कॉलेज आदि व्यावसायिक जो कॉलेज हैं उनकी स्थापना की जाए। इसके लिए प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार साधन संपन्न तथा पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थापित किए जाएं और उनके लिए प्रशिक्षित शिक्षक भी नियुक्त किए जाएं। और उसी रूपरेखा पर जो हमारी आज की जो वर्तमान न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 जो लागू की गई है, वो इसी धरातल पर उतरने के लिए की गई है। अर्थात स्टार्टिंग से ही बच्चे में व्यावसायिक कौशल के विकास पर बल दिया गया है। और इसे जो हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, इसे इसके स्थान पर कितने भागों में बांटा गया है? 5+3+3+4, अर्थात LKG, UKG और उससे पहले नर्सरी, फर्स्ट एंड सेकंड। ये हमारा 5 साल का प्रोग्राम बच्चे का, नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट एंड सेकंड। इसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हमारा 3 साल का प्रोग्राम है। उससे नेक्स्ट इसके बाद 6, 7, 8, इसके बाद अगला नेक्स्ट 3 साल का। उसके बाद 9th, 10th, 11th, 12th, अगले 4 साल का। अर्थात जो हमारा 4 साल का जो 4 भागों में स्कूल शिक्षा को बांटा गया है, वो स्टार्टिंग में 5 वर्ष का होगा, उसके बाद 3 वर्ष का होगा, उसके बाद 3 वर्ष का होगा और उसके बाद 4 वर्ष का होगा। तो संपूर्ण शिक्षा को इस रूप में लागू करने की हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें इस तरीके की सिफारिश की गई है। और 1986 में कौन सी थी? 10+2+3, इसे चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, ये दोनों में अंतर है। तो आज का हमारा जो मुख्य ये पॉइंट था 10+2+3 की शिक्षा संरचना से संबंधित था। अगला जो ये पॉइंट हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसे दोबारा से रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।